हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 10th की निश्चित समाकलन। ये हमारे जो वीडियोस आए थे वो 9वीं एक्सरसाइज के थे, अनिश्चित समाकलन के। लगभग वहाँ सब पूरा हो गया है। एक आपके पास एक्सरसाइज शेष रह गई है, उसे भी हम आपको पूरा कराएंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स की डिमांड ज़्यादा थी निश्चित समाकलन के लिए, वो भी एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, जितना इस बार सिलेबस में आने वाला है हम उतनी ही बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं निश्चित समाकलन की। देखो, हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यदि वो डिफ्रेंशिएशन आपके पास एफ एक्स के तौर पर हो तो हमने ये बताया समाकलन करते वक्त कि एफ एक्स का यदि समाकलन किया जाए तो एफ एक्स का वो समाकलन है वो कैपिटल एफ एक्स के तौर पे होता है, यानी प्रति अवकलज के रूप में होता है। और अनिश्चित समाकलन में हम समाकल स्थिरांक सी जोड़ देते हैं। ये इसलिए था क्योंकि वहाँ समाकलन निश्चित नहीं था, वैल्यू के साथ में यानी फंक्शन के साथ साथ में अचर मान क्या होगा वो हमें पता नहीं था। लेकिन यदि आपको फलन में सीमाएं साथ में दे दी जाएं, यानी हमें सीमाबद्ध मान निकालना पड़े, जैसे ए टू बी, ये सीमा मिली है हमें कि कोई एक फलन है, उसकी x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक के लिए मान ज्ञात कर दीजिए कितना होगा फलन का। तो ये समाकलन का मान है वो आपके पास सेम ऐसे ही होगा। क्या करना है, बस इसे कहते हैं हम निम्न सीमा और इसे कहते हैं हम उच्च सीमा। उच्च सीमा के मान में से फलन के निम्न सीमा के मान को हम घटा देते हैं, यानी जो भी हमारे पास समाकलन होगा उस समाकलन में x की जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रख करके घटा देंगे। ये जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू ही इस समाकलन का मान कहलाएगा, और जो कैसा कहलाएगा, निश्चित समाकलन कहलाएगा। ठीक है, फाइनाइट इंटीग्रल कहलाएगा। तो चलिए इसी बेस पर आधारित इसके कुछ हमारे पास गुणधर्म है, एक आध हम इसी बेस पर आधारित हम इसके एक आध एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर हम इसके गुणधर्मों की बात करेंगे। आपके पास सिलेबस में केवल इतना ही जानना है कि समाकलन होता कैसे है, उसके बाद हम हमारे पास सीधे ही टॉपिक के गुणधर्मों का, समाकलन किस प्रकार से होता है निश्चित, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। यानी आपके पास 10.2 एक्सरसाइज जो है उसमें जो कॉन्सेप्ट है आधारभूत प्रमेय का, बस केवल आपको इसे ध्यान रखना है। यानी जो भी समाकलन हमें प्राप्त होता है उस समाकलन में अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है और लोअर लिमिट की वैल्यूज पुट करनी है। अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यूज घटानी है, तो आपके पास निश्चित समाकलन आ जाएगा। ये बस केवल इतना ही ध्यान रखना है, यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें। इंटीग्रेशन 1 to 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस बेस प्लस 2 आपके पास फंक्शन है, इसका हमें समाकलन करना है। सीमाएं लगी हुई हैं, लोअर लिमिट है 1 और आपके पास अपर लिमिट है 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सिंपल रूप से इसका समाकलन कर लेंगे जो भी फंक्शन आपको मिला है। तो ये तो सीधा सा इंटीग्रेशन है, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है x³/3 होता है। bx का करेंगे तो b तो अचर है, x का इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x²/2 और 2 का करेंगे तो 2 अचर है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट्स हमें दी गई हैं, लिमिट्स को पुट करेंगे 1 to 3। आगे क्या करना है, लिमिट को इस पूरे फंक्शन के अंदर रखना है। सबसे पहले 3 को पुट करेंगे x की जगह पर, x की जगह 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रख देंगे और तीसरे स्टेप में भी 3 रख देंगे, तो हो जाएगा 3³ प्लस b 3² और प्लस 2 × 3। ये आपके पास 3 पुट करने पर वैल्यू मिली। फिर 1 पुट करना है, पर 1 पुट करेंगे तो क्या करते हैं, लोअर लिमिट की वैल्यू को घटाते हैं, तो माइनस करके पुट करेंगे, माइनस लगा दिया है और 1 पुट कर देंगे सभी x की जगह पर, तो हो जाएगा 1³ की वैल्यू 1 ही होती है अपॉन 3 प्लस में b इंटू यहाँ पर आपके पास b² है, तो b² यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में 2 × 1, ये वैल्यू हमारे पास आई। इसे और सोल्व करें हम तो ये हो गया है 3 से यहाँ एक 3 कट जाएगा, 3² जिसको हम 9 कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 9b² और यहाँ हो जाएगा +6 और -1/3 प्लस में b/2, क्योंकि 1² × b है तो आपके पास केवल b ही बचेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस में 2। इसे सोल्व कर देंगे हम। फर्स्ट में देखिए 9 और 6 15 हो गए हैं और माइनस करना है 2 + 1/3 को, ये 2 है आपके पास, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हिस्सा 2, और ऐसे ही आपके पास दूसरा 1/3 है, तो 1/3 और प्लस में 2 है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 3 के लिए हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो माइनस में 7/3
15 माइनस 7/3, ये तो अचर पद हो गया, प्लस में 9b² अपॉन 2 और यहाँ पे है माइनस का ही b/2 ये वैल्यू। अब 15 में से हम 7/3 को माइनस कर देंगे, तो 15 में से 7/3 घटाएंगे 45 माइनस 7, तो 45 में से हम 7 कम करेंगे 38/3 प्लस में 9b² अपॉन 2 और माइनस में b/2। ये हमारे पास इस फलन का समाकलन आ गया है। दी गई सीमाओं के अकॉर्डिंग 1 से 3 हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स थी, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है गाइज, शायद आप कर पाएंगे ऐसा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए। एग्जाम्पल है हमारे पास 2, जिसमें कह रहा है इंटीग्रेशन 0 to π sin x और dx। तो यहाँ sin x dx की हम बात करें तो साइन का सिंपल सा इंटीग्रेशन हम जानते हैं। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos x, वो भी कैसा, माइनस का। अब हम इस पर लिमिट पुट कर देंगे 0 to π, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो माइनस, इसको बाहर ही छोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा cos π माइनस में cos 0। ठीक है, अपर लिमिट वाले फंक्शन में से लोअर लिमिट की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस cos π की वैल्यू -1 होती है, फिर माइनस का सिंबल है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो गया माइनस, और अंदर भी कोष्टक में भी हो गया -2, तो ये टोटल हो गया आपके पास प्लस में 2। किसकी वैल्यू है ये, जो भी फंक्शन है जिसको हमने i लिखा है इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू है आपके पास। तो ये i = 2 आपके पास आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल है 0 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos x इंटू dx। क्या करेंगे, हम इसे i ले लेते हैं। देखो ये आपके पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है जिसमें sin x अपॉन 1 + cos x में आपको प्रसार लिखना पड़ेगा, यानी त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता से इसे हल करना पड़ेगा। sin x का हम प्रसार लिखेंगे, तो sin x का प्रसार होता है 2 sin x/2 cos x/2। ऐसे ही नीचे 1 + cos 2x के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2 और इंटू dx। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 cos से 1 cos x/2 भी कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास फाइनली बचा वो 0 to π/2 लिमिट है। इसके अलावा साइन अपॉन कोस को हम कहते हैं tan x/2 और इंटू dx। अब हम tan का इंटीग्रेशन करना चाहेंगे। tan का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, sec, तो हो जाएगा sec² x/2, लेकिन x का गुणांक है 1/2, तो हम 1/2 का भाग भी देंगे तो 1 और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 से π/2, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे तो 2 और 2 तो आपके पास अचर पद है, बाहर ही छोड़ दिया हमने, और sec² x की जगह π/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा π/4, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस 0 पुट करेंगे तो एक कोस और sec² 0 बन जाएगा, तो sec² 0, 2 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वैल्यू हमें मिली 2, sec² π/4 से sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया है, माइनस sec² 0 है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो फाइनली हमें यहाँ पर भी आंसर मिलेगा 2 और 2 - 1, तो आपके पास 1 बचेगा, 2 × 1 यानी 2। तो ये आपके पास इस दिए के फंक्शन के लिए वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास निश्चित समाकलन हो गया है, आंसर 2 होगा। ठीक है गाइज, शायद आप समझ गए होंगे। बाकी यानी सारा ही वैसा ही करना है जैसे अनिश्चित समाकलन में करते आ रहे हैं। जो भी फंक्शन आपको मिलता है, पुराने सभी मेथड्स वही मानक, सबसे पहले आपको मानक सूत्रों को देखना है, लगता है क्या, उसके बाद आप प्रतिस्थापन पे आएंगे। प्रतिस्थापन नहीं लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की सहायता से उसे सरल करने की कोशिश करें, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया है। उसके बाद आप समाकलन करें सामान्य तरीके से। बस पहले जो समाकलन होता है उस समाकलन में आगे आपको सीमाएं और पुट करनी है, यानी वैल्यूज रखनी है, ध्यान रखना है, अपर लिमिट को पहले रखना है और लोअर लिमिट की जो भी वैल्यू आती है उसे आपको माइनस करना है। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हमने किया है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया है। यहाँ पे वैल्यू रखी है हमने, sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, स्क्वायर हो रहा है, हमने भी स्क्वायर करके किया है इसे। आगे sec 0 की वैल्यू 1 होती है, वो भी हमने यहाँ पे पुट करके इसे सोल्व किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आई लास्ट में फाइनली कितना, 2 ही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं 0 से π/4 sin 2x अपॉन sin 4x + cos 4x dx। हम इस समाकलन को सोल्व करें तो हमने सबसे पहले से ले लिया i के रूप में, एक इंटीग्रेशन है 0 to π/4। ठीक है, आप सीमाओं को ध्यान ना दें, पहले सिंपल फंक्शन पे ध्यान दें। फलन क्या है, sin 2x अपॉन sin 4x प्लस में cos 4x है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास पहले नवे एक्सरसाइज में भी आ चुका है। कैसे करना है,
सेम वही तरीका हमने पहले भी बताया था कि आपके पास कभी भी हर में साइन या कोस की घातें समान हो या फिर वो गुणा में हो, ऐसी कंडीशन में घातें सम के रूप में है। तो यहाँ भी देखिए आपके पास घातें सम है, दोनों में समान ही है, प्लस में हो या गुणा में हो, ऐसी कंडीशंस के लिए हमने बताया था कि आपके पास जितने भी घात मैक्सिमम होती है आप उतने का ही भाग दे। यदि ये गुणा में होती है तो हम कोस की पावर 8x का हम भाग देते, लेकिन फिलहाल ये प्लस में है तो यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे इस वाले फलन में कोस टू पावर 4x का अंश और हर में भाग देंगे। क्या होगा, हम इसमें भाग देंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पे साइन 2x इसका प्रसार लिख लेंगे, 2 साइन x कोस x। वो बात करें नीचे वाले पार्ट की तो नीचे आपके पास साइन की पावर 4 है, इसमें आप कोस की पावर 4 का भाग देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा 10 टू पावर 4x में, प्लस ये पार्ट कट के 1 बन जाएगा और ये इंटू dx। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसे, तो ये हमारे पास हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 एज इट इज। सीमाओं पे आपको ज़्यादा खास ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे हमने भाग नहीं दिया है, सॉरी, कोस रेज टू पावर 4, ठीक है, x। तो यहाँ एक तो कोस कट जाएगा, अंश वाले हिस्से में ध्यान देना, एक कोस है इस कोस के साथ में कट जाएगा, कोस क्यूब भी आपके पास यहाँ पर शेष बचेगा। अब यहाँ पर आपके पास जब कोस क्यूब बचेगा उसमें से एक कोस साइन के साथ में 10 बनाने का, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 2 10 x, और बचेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर नीचे, तो कोस स्क्वायर जब अंश में जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर x। ध्यान देना, इस स्टेप्स को आप इधर साइड में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन है आपके पास अंश में, इसके अतिरिक्त एक कोस आपके पास कट चुका है, कोस की पावर 4 में से एक कोस क्यूब आपके पास रह जाएगा। अब हम कोस क्यूब को चेंज करके यूँ लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो ये जो वैल्यू है कोस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये तो बन गई 10x, और 1 अपॉन जो कोस स्क्वायर एक्स है वो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है। नीचे वाली वैल्यू को हम 1 प्लस में 10 टू पावर 4 को 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारे पास आई। अब आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखें, हम 10 स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए इसे, माना टी इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, तो डिफ्रेंशिएट किया जाए तो डी टी इक्वल टू 10 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 10x, और 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, और x का करेंगे तो dx। ये समाकलन आपके पास डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बात करें डिफ्रेंशिएशन के आगे, यहाँ पर लिमिट है हमारे पास, ये लिमिट x की है 0 से पाई बाई 4 है जो, तो अब हमने x चर राशि को रिप्लेस कर दिया किस में, t में। तो क्या करेंगे, हम इस लिमिट को भी चर x से t में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यानी जब x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0 थी, तब t की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम यहाँ पर t की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 स्क्वायर एक्स में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 10 0 की वैल्यू 0 ही होती है। और ऐसे ही हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, अपर लिमिट जब x की वैल्यू है वो पाई बाई 4 हो तब t की वैल्यू कितनी होगी। देखिए 10 पाई बाई 4 की वैल्यू है वो हम जानते हैं, 10 पाई बाई 4 होता है वो कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे समाकलन है, इस समाकलन में हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमने चेंज की है। लिमिट्स चेंज हो गई है, 0 से पाई बाई 4 की जगह वैल्यू बन गई है 0 टू 1, टी की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, तो 0 एक्स इक्वल टू 0 की जगह टी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम, और एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट 2 10x सेक स्क्वायर एक्स जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, सेम यही आपके पास यहाँ पर है, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर है डी टी के, तो अंश तो हो जाएगा आपके पास कितना डी टी। हर की बात करें तो 1 प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स है आपके पास, और 10 स्क्वायर को हमने कितना माना है टी, तो हम 10 स्क्वायर की जगह पर टी पुट कर देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये समाकलन डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सिंपल सा समाकलन है, हम जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है। और लिमिट है हमारे पास 0 टू 1, तो 0 टू 1 पुट कर देंगे। आगे यहाँ पर हम लिमिट को रखें तो देखिए tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट रखेंगे 1, फिर माइनस का चिन्ह, और फिर लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे टी की जगह पर, तो 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यूज है वो पाई बाई 4 होती है, हम जानते हैं, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। तो फाइनली हमें आई के रूप में जो वैल्यू मिली वो मिल गई है कितनी, पाई बाई 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया है भाई, समाकलन हो गया है। ठीक है, तो
गाइज आपको इतना ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है निश्चित समाकलन का, वो बस इतना सा है कि अब आपके पास लिमिट्स होंगी, और लिमिट्स यदि a टू b, जहाँ a लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है, तो किसी भी फंक्शन के लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका यदि इंटीग्रेटिंग फंक्शन है वो f(x) आपको प्राप्त होता है, तो आप उस पर लिमिट पुट कर देंगे a टू b, और पहले आप अपर लिमिट को रखेंगे तो ये जाएगा f(b), उसमें से आप घटा देंगे लोअर लिमिट की वैल्यू को, तो यही आपके पास निश्चित समाकलन होता है। ऐसे सभी जितने भी फंक्शन हैं जिनके इंटीग्रेशन आपने 9th एक्सरसाइज में किए हैं, उन पे आप लिमिट्स यूज़ लेकर के निश्चित समाकलन भी ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित समाकलन में ध्यान रखना सी वैल्यू ज्ञात करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे निश्चित समाकलन के गुणधर्मों की। इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ही, 5 अंक का क्वेश्चन आपको वहाँ से एग्जाम में मिलेगा 100%। तो चलिए फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।